नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। तो देखते रहिए हिंदी ऑनलाइन क्लासेज। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ध्यान रखना, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। ये जो प्रश्न है ये मध्य प्रदेश फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था अभी 2019 में, तब भी पूछा गया था, जिसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस से मानी गई है। तो ध्यान रखना, भाष्य और भाष में श से षटकोण और उसके नीचे हलंत लगाना जरूरी है, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर श से षटकोण की जगह श से शलगम भी था और एक में हलंत नहीं था। तो ध्यान रखना, हलंत जरूर लगाना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन गलत हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा पछतावा होता है एग्जीक्यूशनों का। तो भाष हलंत वाला। और ध्यान रखना, इसमें एक और शब्द आया है ये धातु। इस धातु का मतलब होता है मूल शब्द। ध्यान रखना, मूल शब्दों के आगे उपसर्ग जोड़ दो या पीछे प्रत्यय जोड़ दो, नए नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखना, नए शब्दों के निर्माण में चार चीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है: संधि का, समास का, उपसर्ग का और प्रत्यय का। इन चारों के माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है और शब्दकोश का भी निर्माण किया जा सकता है, रचना की जा सकती है। जैसे आप देखिए, कर प्लस अक क्या बना? कारक। लिख में अक प्रत्यय जोड़ने पर लेखक बन जाता है, बच में अत प्रत्यय जोड़ने पर बचत बन जाता है। तो इस प्रकार से नए नए प्रत्यय जोड़ते जाइए, नए नए शब्द बनाते जाइए। तो मूल शब्द है, ध्यान रखना, भाष। आचार्य पतंजलि हैं, इन्होंने भाषा को व्यक्त वर्णात्मक वाणी या वक्ता की वाणी नाम दिया है। वक्ता की वाणी या व्यक्त वर्णात्मक वाणी। ध्यान रखना, आचार्य पतंजलि जी ने कहा था कि मानव की वाणी को व्यक्त वाणी कहा जाए और पशुओं की वाणी को अव्यक्त वाणी, क्योंकि आप जानते हैं पशुओं की वाणी में मानकता नहीं पाई जाती, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम नहीं होता है। इस कारण अर्थात आप सभी से को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भाषा वह है जिसे बोला जाए। ऋग्वेद में भाषा का उल्लेख मिलता है। आप जानते हैं विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में भाषा का उल्लेख है मानव की वाणी के रूप में। ये ध्यान रख। अतः इन सबको देखते एक परिभाषा अपन बोल सकते हैं कि व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों, अनुभव या मनोभावों को जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। देखिए, आप परिभाषा मैंने लिख दी यहाँ पर, व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों, अनुभवों व मनोभावों को ध्वनि संकेतों द्वारा व्यक्त करना ही भाषा है। देख, सामान्य परिभाषा किसी विद्वान की नहीं, अपन लोग कह सकते हैं कि अपने विचारों को हम जिसके द्वारा व्यक्त करेंगे वो भाषा होती है। एक विद्वान है सीताराम जी चतुर्वेदी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भाषा नहीं होती तो समस्त संसार गूंगों की विराट नगरी बन जाता। ये ध्यान रखना कि भाषा के कारण ही इतना जो डेवलपमेंट दिखाई देता है वो भाषा के कारण ही दिखाई देता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि साइंस की वजह से, साइंस भी किसी न किसी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो अरबी हो, किसी न किसी में तो लिखी गई है। तो भाषा के कारण ही ये सब डेवलपमेंट है। आप जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती। तो आप इसको उतार लीजिए या पॉज कर लीजिए या डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर जो भी जैसा भी आप करें तो इसको उतारें। एक एक बिंदु इसका प्रश्न आने लायक है, ये ध्यान रखेंगे आप, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है इसका। तो अब इसके बाद एक और परिभाषा अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है। ध्यान रखना, विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना।
क्या होता है? आदान प्रदान करना। तो ध्यान रखना, अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाएं तो वो भाषा होती है। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे हिंदी के अंतर्गत फिल्में हैं, जंगली लव, टार्जन और भी बहुत सारी फिल्में जिसमें बच्चों को पशु बचपन में ही उठा के ले जाता है जंगल में। मोगली आपने देखा होगा। वो उनको परिवार नहीं मिलता, उनको समाज नहीं मिलता, तो बच्चे बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हाँ, पशुओं की भाषा तो सब बोल लेते हैं या समझ लेते हैं, लेकिन इंसानों की या मनुष्यों की नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको समाज नहीं मिला। तो भाषा आद्यंत सामाजिक है, यानी कि आदि से अंत तक उसे समाज के द्वारा ही और अनुकरण के द्वारा ही सीखा जाता है। तो विचार विनिमय का साधन है भाषा, और विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना। एक बात और, ये साधन है, ध्यान रखना आप, ये साधन है। साधन का मतलब वाहन है, ये साध्य नहीं है। साध्य तो अर्थ, विचार या मनोभाव होते हैं। साध्य तो विचार, अर्थ, मनोभाव होते हैं, जो बात आप उनको पहुंचाना चाहते हैं। अब आप देखिए, एक छोटे से बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। छोटे से बच्चा रोई रो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। अब भाषा नहीं है तो डॉक्टर पूरे शरीर को चेक करेगा, उसको गोली दवाई देगा। लेकिन अपन लोग, बड़े व्यक्ति जाएगा जिसके पास भाषा है, तो वो कह सकता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, जोर जोर से हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है, इस साइड पर हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, भाषा है तो आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब बात यह है कि विचार व भाषा एक ही है या इसमें कुछ अंतर है? नहीं है, ये अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, एक विद्वान है प्लेटो, नाम सुना होगा आपने। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान। तो यूनान में गुरु शिष्य परंपरा है, इसका है। तो प्लेटो ने एक परिभाषा दी है कि भाषा व विचारों में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक, मूक का मतलब क्या होता है? गूंगा, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। मूक बातचीत है, जब वही होठों द्वारा प्रकट हो तो भाषा बन जाती है। तो प्लेटो ने यह कहा था कि विचार मन में चलते हैं, आत्मा की मूक बातचीत है। जब तक आप उसे होठों के द्वारा प्रकट नहीं करोगे, वो विचार ही रहेंगे। आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों के अंतर्गत, कहानियों में, एक्ट्रेस और एक्टर दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? प्रेम करने के बावजूद भी वो किसी और से शादियां करने लग जाते हैं। फिर अंत में किसी मित्र के माध्यम से या फिर हवाई जहाज में जाते वक्त विदेशों में फिर जाकर वो बोलते हैं। तो आप बोलोगे तो सामने वाला समझेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर नहीं बोलोगे तो वो विचार ही रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, होठों द्वारा प्रकट करोगे तभी भाषा बनती है। एक और विद्वान है स्वीट। स्वीट ने भी एक परिभाषा दी थी, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। प्रकट करना की जगह प्रकटीकरण शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यानी कि ध्वनि के रूप में आप अपने विचारों को प्रकट करोगे तभी वो भाषा बनती है। तो कहने का मतलब विचार मन में चलेंगे,
अगर आप होठों के द्वारा व्यक्त नहीं करोगे तो किसी के बारे में कुछ भी सोच लो आप, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया तो उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जरूर होता है। तो अब एक और परिभाषा है भोलानाथ तिवारी व इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार, वो भी बहुत अच्छी परिभाषा है, उसको देखते हैं। वो परिभाषा पूछी भी गई है। यहाँ हम प्रमुख भाषाओं को ही परिभाषाओं को ही पढ़ेंगे, क्योंकि और अन्य परिभाषाएं जैसे बाबूराम सक्सेना जी की है, कामता प्रसाद गुरु जी की है, पाणिनि जी की है और भी सीताराम जी चतुर्वेदी की है। इन सब परिभाषाओं को हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख परिभाषाएं जो परीक्षाओं में पूछी गई है या आ सकती हैं, उन्हीं को अपन चर्चा में ला रहे हैं। तो एक परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी व इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। क्या होता है? विश्वकोश। इन दोनों ने लगभग सेम सी परिभाषा दी है। देखिए क्या दी है। भाषा यादृच्छिक, यादृच्छिक एक बहुत बड़ा गुण है भाषा का, ध्यान रखना। याद्र प्लस इच्छिक, यादृच्छिक, इसका मतलब होता है जैसी इच्छा हो या ऐच्छिक। आपने देखा होगा हर भाषा को लिखने का और बोलने का तरीका अलग अलग होता है। हर भाषा के फॉन्ट वर्ण अलग अलग होते हैं, तभी तो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते, न लिख पाते। कारण क्योंकि हर भाषा को लिखने का और बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो यही यादृच्छिकता एक प्रमुख गुण माना जाता है भाषा का। तो भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये परिभाषा दी है भोलानाथ तिवारी व एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो समाज विशेष के लोग ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हिंदी समाज के लोग हिंदी के, तमिल वाले अलग, तेलुगु अलग, पंजाबी अलग, तो सब आपस में ही समझते हैं, क्योंकि इनके लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ध्यान रखना, ध्वनि प्रतीकों के स्थान पर उच्चारण अवयव भी पूछे जा सकते हैं। उच्चारण अवयवों द्वारा ये भी शब्द आ सकता है। ये भोलानाथ जी तिवारी ने उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित कहा है, और यहां पर इन्होंने ध्वनि प्रतीकों कहा है। इतना सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। दोनों को लगभग सेम से याद कर लीजिएगा। एक और परिभाषा है बाबू श्याम सुंदर दास की, यह भी परीक्षा में पूछी गई है, ध्यान रखना। ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही भाषा है। ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही भाषा है, बाबू सुंदर दास ने कहा था। ये एक लास्ट परिभाषा और लिखाता हूं मैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की। हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं ये। प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है।
छायावादी प्रवृत्ति के कवि हैं ये। सुमित्रानंदन पंत की भी एक परिभाषा है जो भी केवीएस के अंतर्गत पूछी गई है, ध्यान रखना, इसको भी याद करना। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाई है। ध्यान रखना, ये परिभाषा केवीएस के एग्जाम में पूछी गई है। तो मैंने प्रमुख परिभाषाएं आपको लिखाई है, जिसमें प्लेटो की परिभाषा है, स्वीट की परिभाषा है, भोलानाथ तिवारी की है, बाबू श्याम सुंदर दास जी की है और सुमित्रानंदन पंत जी की है। कुछ कामता प्रसाद गुरु की है, सीताराम जी चतुर्वेदी की, बाबूराम सक्सेना की। इनकी परिभाषाएं हम बाद में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 3 भाषाओं से संबंधित और प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य परीक्षाओं के अंतर्गत, शिक्षण विधियों के अलावा, है ना। तो उनमें 3 भाषाएं, एक तो मातृभाषा, एक राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा। इनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनसे संबंधित भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनकी भी एक जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। भाषा की परिभाषाएं पढ़ने के बाद भाषा के रूप और उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ये 3 रूप भाषा के माने जाते हैं, लेकिन ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। 3 भाषाओं से संबंधित प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें से पहली है मातृभाषा, दूसरी है राष्ट्रभाषा और तीसरी है राजभाषा। इनसे संबंधित, इन तीनों से संबंधित प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, क्या ये तीनों एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर है। तो एक एक को विस्तार से जानते हैं हम। तो सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा यानी मदर टंग। मातृभाषा से मतलब आप जानते हैं माता की भाषा। आप सामने जो भी विराजमान, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपकी मातृभाषा क्या है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो आप अपने मन में सोच लीजिए। फिर इसके बाद हम इसके माध्यम से अपना उत्तर सही या गलत चयन करेंगे। तो मातृभाषा से मतलब है बालक माता पिता या समाज द्वारा स्वाभाविक रूप से जिस भाषा को सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। अब आप देखिएगा कि बालक अपनी माता से या समाज से जो सीखता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का मतलब है कि बालक की प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में होगी वो मातृभाषा कहलाएगी। तो अगर आप यूँ देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में होगी
वो मातृभाषा कहलाएगी। आपको पता होगा कोठारी आयोग, जानते हैं कोठारी आयोग के बारे में, खूब पढ़ा होगा आपने, बीएड एसटीसी वगैरह करते हैं तब भी आता है। कोठारी आयोग 1964-66 में लागू हुआ था। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो कि उदयपुर के थे, राजस्थान के उदयपुर के, इनके अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, कोठारी आयोग। और इसने यूँ कहा था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि बालक की प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में दी जाएगी। अब बात यह है कि पूरे देश की मातृभाषा हिंदी है? नहीं है। प्राथमिक शिक्षा आप गुजरात में जाएंगे वहाँ गुजराती में दी जाती है, महाराष्ट्र में जाएंगे वहाँ मराठी में दी जाती है, पंजाब में जाएंगे वहाँ पंजाबी में दी जाती है। तो राजस्थान में भी राजस्थानी में दी जानी चाहिए थी, लेकिन राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है। इस कारण हमें प्राथमिक शिक्षा हिंदी में ही दी जाती है। इस कारण हमारी मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। भारत में राजस्थानी नहीं, ऐसे 10 राज्य हैं जहाँ की कोई भाषा नहीं है, तो वहाँ पर हिंदी को ही मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, जो कि अपने क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत 3 भागों में राज्यों को बांटा गया था। तो क श्रेणी के जो राज्य हैं वो सब हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, क्योंकि राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। इस कारण आपको पता हो तो राजस्थानी भाषा को मायड़ भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायड़ भाषा। और जो राजस्थानी भाषा का आंदोलन है, उस आंदोलन का जो केंद्र है या जिसे कहें अपन गढ़, तो वो गढ़ है हनुमानगढ़। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाने लगा था? प्रारंभ से नहीं दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा? 1974 से। ये ध्यान रखना आप, नहीं तो पहले राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी नहीं दिया जाता था। तो 1974 से ही राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने लगा है। और आप जानते हैं प्रथम रचना कौन सी है जिसे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी मिला? तो ध्यान रखना, प्रथम रचना जिसे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ध्यान रखना, वो है बातारी फुलवारी। किसकी है? विजयदान देथा की। ध्यान रखना, इसमें 10 भाग हैं। 10वें भाग पर मिला है। वैसे 10वें भाग ज़्यादा प्रभावी है इसका। और कब मिला था? 1974 में मिला था। बातारी फुलवारी पर राजस्थानी भाषा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ध्यान रखना, ये बात
प्रश्न पूछा गया है और आ जाता है। एक 2019 में भी राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी किसे मिला, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, फरवरी 2020 में इसकी घोषणा की थी। तो 2019 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था राम स्वरूप किसान को। उनकी रचना है बारीक बात के लिए। कौन सी रचना है उनकी? बारीक बात। और ध्यान रखना, ये रामस्वरूप जी किसान कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये नौहर, इधर लिख देता हूं, नौहर हनुमानगढ़ के निवासी हैं। ये नौहर हनुमानगढ़ के निवासी हैं रामस्वरूप किसान, जिनकी रचना है बारीक बात, इनके लिए। तो उतार लीजिए आप। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ध्यान रखना, 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी कि 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है मातृभाषा के बारे में। ये भी परिभाषा पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, याद करना इसको भी। मातृभाषा व्यक्ति के विकास के लिए उतनी आवश्यक है जितना कि शिशु के लिए माता का दूध। जिस प्रकार माता का दूध सर्वाधिक पौष्टिक आहार माना जाता है, उसी प्रकार मातृभाषा व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये ध्यान रखना। और बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो वो मातृभाषा में ही होता है। इस कारण कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए कहा था। एक और परिभाषा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक और परिभाषा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। दोहे के रूप में है, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को शूल। अर्थात निज भाषा में ही उन्नति हो सकती है और बिना निज भाषा के ज्ञान का जो शूल है, यानी कि आप जो संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं, वो नहीं मिल सकता है। तो ये है मातृभाषा। अब मातृभाषा के बाद हमारी अगली भाषा है राष्ट्रभाषा। मातृभाषा वो होती है जिसमें अपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अब है दूसरे नंबर पर राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? वैसे तो नाम से पता चल रहा है पूरे राष्ट्र की भाषा, लेकिन क्या इसका संविधान में उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान में राष्ट्रभाषा के मामले में
कोई उल्लेख नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो फिर राष्ट्रभाषा कहेंगे किसे? तो राष्ट्रभाषा उसे कहेंगे जिसे देश के 50% से अधिक लोग बोलते और समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा का मतलब है राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग यानी जनता जिसे बोलती व समझती हो। आत्म सम्मान व गौरव का प्रतीक है। ये आत्मसम्मान व गौरव का प्रतीक है। संविधान में कहीं पर भी कोई नहीं लिखा है कि इसे मानना पड़ेगा। जिस प्रकार मंदिर हैं, धार्मिक आस्था के केंद्र, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, अपन जाते हैं, मंदिर आ जाता है, मस्जिद आ जाती है या गुरुद्वारा आ जाता है तो हम अपना सिर झुका लेते हैं या उसको नमन करते हैं हाथ जोड़ के। क्या वहाँ लिखा हुआ है कि ये अनिवार्य है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आत्मा का या आत्मसम्मान का या गौरव का प्रतीक होता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रभाषा हमारे गौरव का प्रतीक है, क्योंकि इसे देश के 50% से अधिक लोग बोलते हैं। आप जानते हैं 50% से अधिक वोट जिसको मिल जाते हैं वो तो 5 साल सरकार चला लेते हैं। तो 5 साल से मतलब 50% से अधिक जो जिस भाषा को बोला जाएगा वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब आप देखिए, आजकल इंग्लिश मीडियम का प्रभाव चल रहा है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डालना पसंद कर रहे हैं। हिंदी धीरे धीरे कम हो रही है और इंग्लिश का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जिस दिन 50% से अधिक लोग इंग्लिश बोलने लग जाएंगे उस दिन आंदोलन हो जाएगा कि इंग्लिश को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो हमारी मातृभाषा हिंदी को या हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो राष्ट्रभाषा का मतलब है राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग जिसे बोलते व समझते हैं वही भाषा राष्ट्रभाषा मानी जाती है और ये आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है क्योंकि इसे 50% से अधिक लोग बोलते व समझते हैं। ये ध्यान रखना। तो जिसे 50% से अधिक लोग बोलते हैं, इस कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये ध्यान रखना है अपन को। लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर आप देखें विश्व में बोलने वालों की संख्या के आधार पर, विश्व में बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी भाषा का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, पहले स्थान पर है अंग्रेजी। पहले चीनी थी लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। हर व्यक्ति को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी ईश्वर करे विदेश में जाने का अवसर मिल जाए, अब विदेश में जाओगे, आपको अगर मान ली अंग्रेजी नहीं आती तो भूखे मरने की नौबत भी आ सकती है। तो आपको कम से कम इतनी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप कन्वर्सेशन, बातचीत उसमें कर सके और अपनी ज़रूरतें, आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो इस वजह से अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है, तो इसे पूरे विश्व में बोलना और पढ़ना सिखाया जाता है। इस कारण आजकल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 1.12 अरब है। दूसरे नंबर पर है चीनी। चीनी को मैंडरिन या मंदारिन भी कहा जाता है। चीनी को मैंडरिन या मंदारिन भी कहा जाता है और इसे 1.10 अरब लोग बोलते हैं और समझते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और चीन में
पूरे विश्व की 20% जनसंख्या रहती है। और भारत में कितनी रहती है जनसंख्या? 17.5% विश्व की। तो तीसरे नंबर पर है हिंदी। तो बोलने वालों की संख्या के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पर है हिंदी, और हिंदी के बोलने वाले लोगों की संख्या है लगभग 70 करोड़। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हिंदी केवल भारत में बोली जाती है। हिंदी भारत के साथ साथ फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, ट्रिनिडाद भी बोलते थे पहले, त्रिनिदाद, मॉरिशस, नेपाल, यूएसए व दक्षिण अफ्रीका में भी बोली जाती है। तो हिंदी भारत के साथ साथ फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, मॉरिशस, नेपाल, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, एक और देश है आप चाहे तो लिख सकते हैं टोबेगो के अंदर भी हिंदी बोली जाती है। और आप जानते हैं अप्रवासी भारतीय तो हिंदी बोलते ही हैं। तो इस प्रकार से हिंदी के बोलने वालों की संख्या अधिक होने के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आत्मसम्मान का प्रतीक है, ये गौरव का प्रतीक है। इसका राष्ट्रभाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो आप चाहें तो ये बात भी लिख सकते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये हुई आपकी राष्ट्रभाषा के बारे में जानकारी। अब राजभाषा से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे। राजभाषा का विस्तृत वर्णन, राजभाषा से संबंधित संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लगाए गए, क श्रेणी के राज्य कौन से हैं, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं आती है, और लिपि क्या होती है और कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो के अंतर्गत। तो देखना न भूलें।